हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करते हैं सेशन को। हमारे डेली करंट अफेयर को हम आगे बढ़ाते हैं। यहां पर हम डिस्कस करेंगे 8 दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। आराम से सेशन को एंड तक देखिएगा। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन आराम से नोट कीजिए। एग्जाम ओरिएंटेड है, नोट कीजिएगा। और पीडीएफ आप क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा। और मॉक टेस्ट भी आपको डेली करंट अफेयर का एप्लीकेशन पर ही मिलेगा। चलिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बुक से है यहां पर हमारे पास। द 11th आवर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द 11th आवर, इस बुक को लिखने का श्रेय दिया जाता है सलमान रुश्दी को। नाम सुना होगा आपने सलमान रुश्दी का, बहुत ही फेमस ऑथर हैं। भारतीय मूल के ऑथर हैं, काफी सारी बुक लिखी है इन्होंने। इसमें से एक अभी काफी सुर्खियों में थी, द 11th आवर। यह भी सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई बुक है। देखिए, ये जो बुक है ना सलमान रुश्दी की, 5 शॉर्ट स्टोरीज का एक संकलन है। मतलब छोटी छोटी स्टोरी को यहां पर 5 अलग अलग कहानियों को इन्होंने एक बुक में पिरोया है, जिसमें बर्थ को लेकर, डेथ को लेकर, इसके अलावा जो विरासत या एंटिटी होती है, आइडेंटिटी होती है, इन सभी मुद्दों पर इस बुक में चर्चा की गई है। इन शॉर्ट लाइफ के रूल्स को यहां पर बताया गया है द 11th आवर्स नाम की बुक में। तो बुक किसकी है? सलमान रुश्दी की है। इंडियन मूल के ये साहित्यकार हैं, लेकिन वर्तमान इनकी जो सिटीजनशिप है वो यूके और यूएसए दोनों की देखने को मिलती है। आपको पता है कुछ समय पहले सलमान रुश्दी पर एक अटैक भी हुआ था, इन पर जानलेवा हमला हुआ था, तो उस पर भी इन्होंने एक बुक लिखी थी। देख लेते हैं कि कौन कौन सी इन्होंने बुक लिखी है जो इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से अवार्ड दिए गए। आपको पता है सलमान रुश्दी को 1981 में बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था। इनकी एक बुक रिलीज हुई थी 1981 में, मिडनाइट चिल्ड्रन। सलमान रुश्दी की बुक है, काफी एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसके लिए बुकर प्राइज दिया गया था 1981 में सलमान रुश्दी को। एक डेटॉन पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये अभी दिया गया है रिसेंटली, एक महीने के अंदर, 2025 में सलमान रुश्दी को, है ना। डेटॉन पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अब अगर बुक की बात करें तो एक तो हमको पता चल जाता है मिडनाइट चिल्ड्रन, जिनके लिए इनको बुकर प्राइज दिया गया 1981 में। इसके अलावा इन पर जो अटैक हुआ था ना, इन पर जो हमला हुआ था जानलेवा, उस पर एक बुक लिखी है इन्होंने, नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्ट मर्डर। ये 2024 में ही रिलीज की गई थी बुक। एक द सैटेनिक वर्सेस, ये बुक 2025 में इंडिया में काफी सुर्खियों में रही है। 1988 में प्रकाशित हुई थी, क्योंकि इंडिया में ये बैन थी, काफी कारणों से इंडिया में इस बुक को बैन किया गया था। 2025 में ही इस बुक पर से बैन हटा है, द सैटेनिक वर्सेस। और एक शालीमार द क्लाउन, इस बुक को इन्होंने लिखा था और ये रिलीज की गई थी 2005 में। तो ये सलमान रुश्दी की इंपॉर्टेंट बुक से जो अभी रिलीज की गई कुछ समय पहले, द 11th आवर इनकी बुक है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया। आगे आ जाएं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की मेडल टैली में किस यूनिवर्सिटी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की यहां पर बात की जा रही है। यूनिवर्सिटीज के जो स्टूडेंट होते हैं वो यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। अब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम्स 2025 में टॉप पर शीर्ष स्थान जिस यूनिवर्सिटी ने प्राप्त किया, यह है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। 2025 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन राजस्थान के अलग अलग शहरों में किया गया है। राजस्थान में यह आयोजित किए गए थे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, और इस बार इन गेम्स का 5वां एडिशन है। 5वें एडिशन में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने सबसे ज्यादा 67 मेडल अपने नाम किए। इनमें से 42 गोल्ड है, 14 सिल्वर है और 11 ब्रॉन्ज मेडल है। टोटल याद रखिए 67। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। सेकंड पर आती है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 78 मेडल के साथ, और थर्ड पर है अमृतसर की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी 72 मेडल के साथ। टॉप की ही पूछी जाएगी तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 67 मेडल अपने नाम किए 5वें एडिशन में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। आयोजन कहां पर हुआ? आयोजन हुआ है राजस्थान के अलग अलग सिटीज में। खेलो इंडिया के अंतर्गत यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट के लिए आयोजित किया जाता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम। ओके, हर साल आयोजित होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के द्वारा ये आयोजित किए जाते हैं और शुरुआत की गई थी 2020 में। इस बार 2025 में 5वां एडिशन आयोजित किया गया राजस्थान में।
वैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी आयोजित किए जाते हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया जाता है ना, खेलो इंडिया वाटर गेम्स का आयोजन किया जाता है, काफी सारे खेल आयोजित किए जाते हैं खेलो इंडिया के तहत। इनमें से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 में शुरू किए गए थे। चर्चित असम अकॉर्ड कब साइन किया गया था? असम अकॉर्ड यहां पर एक ट्रीटी है, इसको समझना, जो आप नाम पढ़ रहे हैं ना असम अकॉर्ड, ये असम की एक ट्रीटी है। पहले इसका आंसर ले लेते हैं, सुर्खियों में क्यों है इसकी बात कर लेते हैं, और फिर समझेंगे कि असम अकॉर्ड एक्चुअल में है क्या और अभी सुर्खियों में क्यों है। ये जो ट्रीटी साइन की गई थी ना, ये साइन की गई थी 15 अगस्त 1985 में। अभी ये काफी सुर्खियों में आ गई है, पता है क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा है कि भैया आपने अभी एक ऑर्डर रिलीज किया है, नया ऑर्डर, और असम अकॉर्ड ये पहले 1985 में आया था। अब अभी जो आपने ऑर्डर निकाला है ना, वो कहीं ना कहीं असम अकॉर्ड के किसी एक पॉइंट को वायलेट करता है। तो आप बता दो भाई कि जो आपने ऑर्डर निकाला है क्या वो असम अकॉर्ड के खिलाफ है या नहीं। अब ऑर्डर क्या निकाला सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और ये असम अकॉर्ड है क्या, ये समझेंगे। पहले देखिए कि गवर्नमेंट का ऑर्डर क्या है। 1 सितंबर 2025 को इंडियन गवर्नमेंट ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स ऑर्डर 2025 को जारी किया था। इसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये पहले आपने पढ़ा होगा जब इसे लाया गया था सीए के तहत। तो अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला था ना, उसमें कहा गया कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाली जो माइनॉरिटीज है, जिन पर उन देशों में, इन तीनों देशों में अत्याचार हुए हैं, अगर ये माइनॉरिटीज के लोग 31 दिसंबर 2024 के पहले इंडिया में आए हैं तो इन्हें इलीगल इमिग्रेंट नहीं माना जाएगा। ये सेंट्रल का आदेश है, मतलब अब ये कहीं पर भी आए हैं इंडिया में तो ये लोग इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं है, माइनॉरिटीज के, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से, है ना। अब जो असम अकॉर्ड है ना, उसका एक पॉइंट है जो कि वॉयलेट होता है इसके कारण। देखिए माइनॉरिटीज, ये जो गवर्नमेंट ने रूल निकाला है, आदेश जारी किया है, ऑर्डर निकाला है, उसमें कहा है कि माइनॉरिटीज इंडिया में रह सकती है और इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकती है। असम अकॉर्ड में दिया गया है कि भैया जो भी 24 मार्च 1971 के बाद असम में दूसरे देशों से आए, चाहे वो कोई भी हो, वो इलीगल फॉरेनर माने जाएंगे। ये असम अकॉर्ड कहता है। अभी जो ऑर्डर आया उसमें क्या कहा गया कि भाई 31 दिसंबर 2024 के पहले जो भी माइनॉरिटी के लोग इन तीन देशों से इंडिया में आए हैं वो इलीगल इमिग्रेंट नहीं माने जाएंगे। मतलब ये अगर असम में भी आए हैं तो इलीगल इमिग्रेंट नहीं माना जाएगा। लेकिन जो असम अकॉर्ड हुआ था, जो समझौता हुआ था 1985 में, उसमें क्या कहा गया कि 24 मार्च 1971 के बाद अगर कोई भी असम में आएगा तो उससे इलीगल फॉरेनर माना जाएगा जो दूसरे देश का है। तो यहां पर तो दिक्कत आ गई ना। अभी जो 31 दिसंबर 2024 के पहले माइनॉरिटीज इंडिया में आई है, अगर वो असम में भी गई है तो भाई इंडियन गवर्नमेंट तो बोल रही है हम सिटीजनशिप देंगे और उन्हें इलीगल फॉरेनर उनको नहीं माना जाएगा। लेकिन असम अकॉर्ड में तो कहा गया है ना कि 24 मार्च 1971 के बाद अगर कोई आया है असम में तो वो इलीगल फॉरेनर माना जाएगा, दूसरे देश से आए तो अब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि भैया आप बता दो कि आपका जो अभी का डिसीजन है क्या वो असम अकॉर्ड के खिलाफ है। देखिए क्या हो रहा था कि 1971 में आपको पता है इंडो पाक वॉर हुआ था, बांग्लादेश बन रहा था उस वक्त, पूर्वी पाकिस्तान था वो, हमने बात की है पहले। तो पूर्वी पाकिस्तान में जब विद्रोह चल रहे थे ना, तो काफी सारे पूर्वी पाकिस्तान के लोग आ जाते हैं भागकर, अभी जो बांग्लादेश है वहां के लोग भागकर आ जाते हैं पूर्वोत्तर राज्यों में, क्योंकि बांग्लादेश की सीमा उन्हीं से लगती है जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था। तो जब वो पूर्वोत्तर राज्यों में घुसते ना तो असम में बहुत संख्या में बांग्लादेश के लोग आने लगे। अब जब ये लोग आने लगे ना तो असम की जो मूल जो आइडेंटिटी है, वहां के जो लोग हैं, उनके अस्तित्व पर संकट आ जाता है। तो तो ऐसी कंडीशन में एक समझौता होता है 15 अगस्त 1985 में, इसे कहा जाता है असम अकॉर्ड। इंडियन गवर्नमेंट, असम गवर्नमेंट और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के मध्य में, क्योंकि असम के स्थानीय लोग काफी विरोध करते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं कि भैया ये घुसे जा रहे हैं असम में बांग्लादेश के लोग, जो पूर्वी पाकिस्तान है वहां के लोग, तो इससे तो हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। तो बहुत विद्रोह होता है, फिर इंडियन गवर्नमेंट के साथ इनका समझौता होता है 15 अगस्त 1985 में।
एक पूरा बोल सकते विद्रोह काफी सालों तक चलता है। ये जो विद्रोह है ना असम के मूल निवासियों का 1979 से 1985 तक देखने को मिलता है। तो बहुत प्रोटेस्ट होते हैं, तो फाइनली फिर गवर्नमेंट 1985 में 15 अगस्त को असम अकॉर्ड करती कि भैया सबको इलीगल जो फॉरेनर है वो माना जाएगा। ये कह दिया गया जो भी आया है। अब वो अभी अधिकतर तो बांग्लादेश से ही आए थे उस वक्त। अब यहां पर गवर्नमेंट ने छूट दे दी कि भैया 31 दिसंबर 2024 के पहले अगर माइनॉरिटीज के लोग इंडिया में आए तो उन्हें इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं माना जाएगा, है ना, और उनको नागरिकता दी जाएगी। तो अब यहां पर हो रहा है दोनों केसेस में मतभेद, अभी का जो ऑर्डर है और जो असम अकॉर्ड था। आई होप मैं आपको समझा पाऊंगा कि दोनों में प्रॉब्लम क्या है और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा है। तो असम अकॉर्ड की यहां पर बात की गई थी कि कब लाया गया, तो 15 अगस्त 1985 में लाया गया था। इजी ऑफर ऑफ द डे आप सभी को बता देता हूं। देखिए आप सभी को पता है इन फ्यूचर सभी सेक्टर में जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट इन फ्यूचर लगेगी वो है एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अधिकतर सेक्टर में आगे चलकर काम होने वाला है। तो यहां पर आप सभी के लिए एआई कोर्स क्रेजी जी के ट्रिक ने लॉन्च किया है। देखिए एआई की आपको जहां जहां पर भी जरूरत पड़ने वाली है उन सभी के बारे में आपको यहां पर पता चलेगा। और इसके अलावा आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में 50 से ज्यादा एआई टूल्स सीखने में आपको मदद मिलेगी। तो अभी के लिए ये काफी अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसके लिंक दे दिए, ओके, वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इसे अवेल कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कीजिए, एआई को आप यहां बहुत ही बेसिक से सीख पाएंगे और अपनी स्किल को इंप्रूव कर पाएंगे इन फ्यूचर सभी सेक्टर के अकॉर्डिंग। तो ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक है, वहां पर क्लिक कीजिए, डायरेक्ट अवेल कीजिए। कोई भी आपको क्वेरी है, आपका क्वेश्चन है तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। पहला फीफा पीस प्राइज किसे दिया गया है? फीफा जो कि इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन है, मतलब फुटबॉल को गवर्न करने वाली इंटरनेशनल संस्था है, इसने अपना पहला फीफा पीस प्राइज अनाउंस किया है और यह दिया गया है अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को। ओके, किसको दिया गया? डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप को 5 दिसंबर 2025 को वॉशिंगटन डीसी में आयोजित 2026 वर्ल्ड कप ड्रॉ में फीफा पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। फीफा के द्वारा इंटरनेशनल लेवल का यह पहला पीस प्राइज है जो कि डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया। दुनिया में पीस और यूनिटी बढ़ाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहां पर देखिए वर्ल्ड कप ड्रॉ एक समिट है जो कि फीफा की है और यह आयोजित की जा रही है कहां पर? वॉशिंगटन डीसी में। एक्चुअल में ये जो समिट है ना, ये देखिए इसमें आगे आने वाला जो फीफा के इवेंट होते हैं ना उनकी तय किया जाता है मैचेस को, किस ग्रुप में कौन खेलेगा, किसके बीच में, टीम के बीच में फीफा का फुटबॉल मैच करवाया जाएगा। ये सब वर्ल्ड कप ड्रॉ में डिसाइड किया जाता है जब भी फीफा वर्ल्ड कप आता है। तो आपको पता होना चाहिए 2026 में फीफा वर्ल्ड कप है जो कि 3 देशों में आयोजित किया जाएगा, अभी हम बात करेंगे। तो उसके लिए उसकी जो इवेंट है उसकी पूरी समरी तैयार करने के लिए वर्ल्ड कप ड्रॉ नाम की समिट का आयोजन किया गया वॉशिंगटन डीसी में। यहीं पर फीफा पीस प्राइज दिया गया डोनाल्ड ट्रंप को। यह हर साल दिया जाएगा फीफा के द्वारा, शुरू इस साल अभी हुआ है और पहला डोनाल्ड ट्रंप को मिला। इंटरनेशनल पीस अवार्ड है। वर्ल्ड में ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशन जिसने पीस और यूनिटी को बढ़ाने के लिए काम किया है उसे यह अवार्ड दिया जा सकता है। 2025 में शुरुआत और पहला फीफा पीस प्राइज दिया गया डोनाल्ड ट्रंप को। वर्ल्ड कप ड्रॉ समझ में आ गया, ऑफिशियल सेरेमनी है, किस किस ग्रुप में कौन कौन टीम खेलेगी वर्ल्ड कप में फीफा के, ये डिसाइड किया जाता है। देखिए फीफा वर्ल्ड कप 2026 में होगा, 23वां एडिशन है फीफा वर्ल्ड कप का। ओके, संयुक्त रूप से 3 देशों में कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में आयोजित किया जाएगा। 11 जून को यह शुरू होगा और 19 जुलाई को इसका फाइनल खेला जाएगा 2026 में। इसके पहले 2022 में फीफा का 22वां एडिशन जो वर्ल्ड कप है वो कतर में आयोजित किया गया था। अब 3 देशों में कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में आयोजित किया जाएगा। 48 टीमें यहां पर पार्टिसिपेट करेगी। अब देखिए तीनों देश के 3 मैस्कॉट बनाए गए हैं। एक मूस जो कि हिरण को रिप्रेजेंट करता है, इसका नाम है मैपल, मैस्कॉट का नाम है मैपल। और हिरण की एक प्रजाति है मूस जो कि कनाडा में पाई जाती है, इससे प्रेरित होकर
मैपल एक मैस्कॉट है जो कि कनाडा को रिप्रेजेंट करता है। जायू एक मैस्कॉट है जो कि मेक्सिको को रिप्रेजेंट करता है, मेक्सिको के जगुआर से प्रेरित होकर बनाया गया है। और क्लच एक और मैस्कॉट है जो कि यूएसए को डेडिकेट किया गया, यूएसए को रिप्रेजेंट करता है। बाल्ड ईगल जो कि यूएसए का राष्ट्रीय पक्षी है, उससे लेकर लिया गया है क्लच को। तो मैपल, जायू और क्लच ये तीनों मैस्कॉट है फीफा वर्ल्ड कप 2026 के, क्योंकि आयोजन कनाडा, मेक्सिको और यूएसए में किया जाएगा। ISSF पीपल्स चॉइस मेंस एथलीट अवार्ड 2025 किसने जीता है ना? पीपल्स चॉइस मेंस एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड। इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन हर साल शूटिंग में अवार्ड्स अनाउंस करता है। ओके, ये राइफल शूटिंग में भी दिया जाता है, पिस्टल शूटिंग में भी दिया जाता है, और ऐसे अलग अलग कैटेगरीज में दिया जाता है। यहां पर ISSF पीपल चॉइस मेंस एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड की बात की जा रही है, जो कि एक इंडियन को दिया गया है, और यह दिया गया है जोरावर सिंह संधू को। आंसर बी। अदर कैटेगरीज कौन सी है, अगर वो समझ में आएगी तो ये कैटेगरी आपको बहुत ही इजीली क्लियर होगी। यह है बीच में जोरावर सिंह। देखिए, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जो कि पूरे वर्ल्ड में शूटिंग खेलों को गवर्न करने वाली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, पॉलिसीज मेकिंग का काम करती है। इंटरनेशनल जो शूटिंग गेम्स है, इवेंट है, उनका आयोजन करवाती है, मैनेज करती है। ये हर साल अवार्ड देती है शूटिंग में, एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो 2025 के अवार्ड भी इसने अनाउंस किए। इसमें पीपल्स चॉइस मेंस एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 एक इंडियन को दिया गया, जोरावर सिंह संधू को। जो ये पीपल चॉइस अवार्ड होते हैं ना, उसमें क्या होता है, ये ऑनलाइन वोटिंग के आधार पर अवार्ड दिए जाते हैं। तो ये एक इंडियन को मिला। सर सारी कैटेगरी एक बार बता दूं तो हमको क्लियर हो जाए। देखो, ISSF मेंस राइफल एथलीट ऑफ द ईयर 2025 राइफल शूटिंग के लिए, ठीक है। मेंस कैटेगरी में यह अवार्ड दिया गया जॉन हरमैन हैक को, जो कि नॉर्वे के राइफल शूटर है। अब इसी में विमेंस कैटेगरी का ISSF विमेंस राइफल एथलीट ऑफ द ईयर जेनेटी हैग को दिया गया, यह भी नॉर्वे की फीमेल प्लेयर है। फिर ISSF मेंस पिस्टल एथलीट ऑफ द ईयर, पिस्टल शूटिंग में हु काई को दिया गया, ये चाइना के मेंस शूटर हैं। फिर इसी कैटेगरी का विमेंस पिस्टल एथलीट ऑफ द ईयर 2025 सुन यूजी को दिया गया, ये चाइना की फीमेल पिस्टल शूटर है। समझ में आया? तो ये दोनों में मेंस और विमेंस में एक तो राइफल और पिस्टल का समझ में आ गया। बहुत सारी कैटेगरी है, सारी हम बात नहीं कर रहे हैं। अब एक इंडियन को जो मिला है वो है ISSF पीपल्स चॉइस मेंस एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025। ये दिया गया जोरावर सिंह संधू, इंडियन शूटर। समझ में आया? तो इंडियन को मिला है, तो ये कैटेगरी हमने यहां पर पढ़ी है। बाकी ऊपर की 4 हमारे लिए काफी हो जाती, पर ये एक इंडियन को मिला है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है इंटरनेशनल लेवल का, ये एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड हर साल देता है ना। राइफल, पिस्टल, शॉटगन, बेस्ट एथलीट, इनको दिया जाता है, हर साल दिया जाता है। अब हम यहां पर बात करें जोरावर सिंह संधू की, कि सर ये किसमें है? राइफल शूटर है, पिस्टल शूटर है, ये क्या है? तो ये ट्रैप शूटर है। अब ये क्या होता है? आपने देखा होगा मूवीज में, वो एक गोल एक वो होती है कि प्लेट जैसी, उसको उड़ाते हैं और जो शूटर होते हैं ना, वो हवा में शूट करते हैं उस गोल प्लेट को, है ना। यहां पर आपको ये थोड़ा सा इमेज में आपको समझ में आएगा, है ना। निशाना लगाना होता है, हवा में उधर से प्लेट फेंकी जाती है और उस पर निशाना लगाना होता है, इसे कहा जाता है ट्रैप शूटर। तो हमारे जो जोरावर सिंह संधू है ना, ये ट्रैप शूटर है और ये आते हैं पंजाब से। इसी साल 2025 में वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में इन्होंने ट्रैप शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। और इसके अलावा तो फिर काफी अवार्ड इनके नाम है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट है वो वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है ट्रैप शूटिंग में, जोरावर सिंह संधू। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे हर साल कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे हर साल मनाया जाता है 7 दिसंबर को।
सिविल एविएशन के लिए एक बोल सकते हैं कि ट्रीटी हुई थी, उसकी याद में मनाया जाता है। इसे कहा जाता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन। सिविल एविएशन समझते हैं ना, जो फ्लाइट और जो हवाई परिवहन होता है ना, उससे संबंधित है। ठीक है, हिंदी में भी इसका नाम ले सकते, नागरिक उड्डयन, इसे हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में ठीक लग रहा है सिविल एविएशन। तो क्या होता है कि ये जो एयर जो बोल सकते हैं एयर परिवहन है, वायु परिवहन है ना, इसके लिए इंटरनेशनल लॉ डिसाइड किए गए थे, इंटरनेशनल पॉलिसीज डिसाइड की गई थी। यही एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन। तो इसी की याद में हर साल 7 दिसंबर को इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत वैसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1996 में की थी, तब से यह हर साल मनाया जा रहा है। 2025 में सेफ स्काइज एंड सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे की थीम है। अब जिस कन्वेंशन के लिए याद में से मनाया जाता है, उस कन्वेंशन की बात करते हैं। इंटरनेशनल ट्रीटी है, शिकागो कन्वेंशन के नाम से इसे जाना जाता है, क्योंकि ये शिकागो में हुई थी। ओके, कन्वेंशन के तहत ही इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था, और सिविल एविएशन के लिए इंटरनेशनल रूल और फ्रेमवर्क इस संस्था के द्वारा बनाए जाएंगे, ये डिसाइड किया गया था। तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन को बनाए जाने की याद में मनाया ये कन्वेंशन है, इंटरनेशनल ट्रीटी है कि भाई जो भी रूल ये बनाएगा, जो भी पॉलिसीज ये बनाएगा, वर्ल्ड के देश इसको फॉलो करेंगे, जो कि यूनाइटेड नेशन के मेंबर है। तो इसीलिए ये जो कन्वेंशन है ना, 193 मेंबर है इसके। ये साइन किया गया था 7 दिसंबर 1944 को, इसीलिए 7 दिसंबर की डेट है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे की। और फाइनली ये इफेक्ट मतलब लागू किया गया था, इफेक्ट में आया था 4 अप्रैल 1947 को, क्योंकि एक पर्टिकुलर देशों के साइन मिलना चाहिए, अप्रूवल मिलना चाहिए, उसके बाद लागू किया जाता है। तो अप्रूवल होने के बाद, जैसे कुछ एक देश होते हैं, 60 से ज्यादा देश अगर रेटिफाई करेंगे तो उसके बाद लागू किया जाएगा। तो लागू किया गया 1947, लेकिन साइन किया गया था 1944 में। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ओके, ये जब अस्तित्व में आया, इफेक्टिव हुआ कन्वेंशन, उसी दिन से इसकी स्थापना है। तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन 4 अप्रैल 1947 को स्थापित किया गया। कनाडा के मॉन्ट्रियल में इसका हेडक्वार्टर है। काम वही है, सिविल एविएशन सेक्टर के क्षेत्र में यह संस्था काम करती है। हरिमऊ शक्ति 2025 सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो यहां पर बात की जा रही है हरिमऊ शक्ति, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका आयोजन किया जा रहा है इंडिया और मलेशिया के मध्य में। इंडिया और मलेशिया के बीच में दोनों देशों की जो आर्मी है वो जॉइंट ऑपरेशन को बढ़ावा दे पाए, आपस में सहयोग स्थापित कर पाए, इसीलिए इंडिया और मलेशिया, आंसर नहीं लिया क्या, इंडिया और मलेशिया के मध्य में आयोजित किया जाता है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति को। तो 2025 में इसका आयोजन किया जा रहा है भारत के राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज पर। 5 दिसंबर को यह शुरू हुई थी, 18 दिसंबर तक ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज पर आयोजित की जाएगी, और ये इस एक्सरसाइज का इस बार 5वां एडिशन है। भारत की ओर से डोगरा रेजिमेंट के जो सोल्जर है वो यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं राजस्थान में। दोनों देशों की आर्मी के बीच में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा देना इस मिलिट्री एक्सरसाइज को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। तो हरिमऊ शक्ति नाम से मिलिट्री एक्सरसाइज से 5वां एडिशन इंडिया और मलेशिया के बीच में आयोजित किया जा रहा है। हर साल नॉर्मली आयोजित किए जाने की कोशिश की जाती है, पर ये क्योंकि जब इसको डिसाइड किया गया था तो हर साल आयोजित किया जाएगा, ये प्रावधान किया गया था, लेकिन इसमें गेप आ जाता है। 2012 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, हरिमऊ शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और मलेशिया के मध्य। आगे चले, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य कौन बनेगा? अभी रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन भारत की यात्रा पर थे। यहां पर डिसाइड किया गया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य देश बनेगा रशिया। अच्छा, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में जानते हैं ना? यह अलायंस इंडिया के द्वारा ही इंट्रोड्यूस की गई थी 2023 में। इसके तहत बड़ी बिग कैट की 7 जो प्रजातियां उनके संरक्षण और कंजर्वेशन के लिए काम किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जेगुआर, पूमा, लेपर्ड, लॉयन, टाइगर, चीता और
स्नो लेपर्ड। ये 7 बड़ी बिल्लियों की प्रजाति है, 7 बिग कैट्स हैं जिनको संरक्षित करने के लिए अप्रैल 2023 में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाया गया था। इसका अब 19वां मेंबर बनेगा, रशिया इस अलायंस का 19वां मेंबर बनने वाला है। ठीक है ना, एग्रीमेंट को एडॉप्ट करने का डिसीजन लिया है रशिया ने, और जैसे साइन हो जाएगा रशिया 19वें मेंबर के रूप में इसे ज्वाइन कर लेगा। अभी तक 18 मेंबर है। प्रोजेक्ट टाइगर की इंडिया में 50वीं एनिवर्सरी थी 2023 में, उसी उपलक्ष्य में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को इंट्रोड्यूस किया गया था। 18 मेंबर थे, रशिया के साइन होने के बाद 19 मेंबर हो जाएंगे। आपको पता है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, और 2026 में इसकी पहली समिट आयोजित की जाने वाली है, यह भी नई दिल्ली में होगी, इंडिया में, है ना। तो 19वां मेंबर कौन बनेगा? रशिया। परप्लेक्सिटी एआई ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? परप्लेक्सिटी एआई ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। एक्चुअल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने क्या किया है कि इस एआई में इन्वेस्ट किया है। यूएसए की एक एआई कंपनी है परप्लेक्सिटी एआई, यूएसए की कंपनी है, इसमें इन्वेस्ट किया है रोनाल्डो ने। ओके, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं, इन्होंने इन्वेस्ट भी किया है, और यही इन्होंने अनाउंस किया कि मैं ब्रांड एम्बेसडर भी बनूंगा परप्लेक्सिटी एआई का। ठीक है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब इसके ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। ये जो कंपनी एआई की 2022 में स्थापित हुई थी, अमेरिकी एआई कंपनी, है ना। इसके जो सीईओ हैं एक भारतीय है जो कि फाउंडर भी हैं, अरविंद श्रीनिवास, और कुछ और लोगों ने भी फाउंडेशन में योगदान दिया है। तो अभी सीईओ के पद पर अरविंद श्रीनिवास है, एक इंडियन। आगे आइए, जो अदर ब्रांड एम्बेसडर कुछ समय में अलग अलग चीजों के बनाए गए हैं उनकी बात करते हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक की पहली फीमेल ब्रांड एम्बेसडर यह बनी है हरमनप्रीत कौर, इंडियन क्रिकेटर। शेफाली वर्मा को हरियाणा राज्य ने अपने महिला आयोग का, हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 में आयोजित होगा, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं रोहित शर्मा। अचंत शरद कमल 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर थे, और सानिया मिर्जा को एलन सोली जो कि क्लोथिंग ब्रांड है, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, अर्थ समिट 2025 का आयोजन कहां किया गया है? रिसेंटली अर्थ समिट 2025 का आयोजन किया गया गुजरात के गांधीनगर में, है ना। रूरल डेवलपमेंट के लिए अर्थ समिट का आयोजन किया जाता है। तो अर्थ समिट इंडिया का ये सेकेंड पार्ट है जो कि अभी आयोजित किया जा रहा है। 3 पार्ट में आयोजित किया जाना है, तो अभी सेकेंड पार्ट आयोजित किया गया है अर्थ समिट का। ठीक है, उद्देश्य क्या है? रूरल इकोनॉमी, ग्रामीण जो इकोनॉमी है उसको बढ़ावा देना, इसी के लिए ये लाया गया है। भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह ने इसका इनॉग्रेशन किया। 5-6 दिसंबर को गुजरात के गांधीनगर में यह आयोजित किया गया, और यहीं पर होम मिनिस्टर ने सहकार सारथी इनिशिएटिव के तहत 13 नई सर्विसेज को भी लॉन्च किया है। सहकार साथी इनिशिएटिव ये भी अभी लॉन्च किया गया अर्थ समिट के सेकेंड इस पार्ट में या सेकेंड फेज में। ठीक है, समिट की नॉर्मली तो नहीं पूछी जाती है थीम, लेकिन हम यहां पर देखें तो एम्पावरिंग रूरल इनोवेशन फॉर ग्लोबल चेंज, ये थीम रखी गई है अर्थ समिट के सेकेंड पार्ट की। देखिए 3 पार्ट में आयोजित होना, ये ध्यान रखिएगा। आयोजन कौन करवा रहा है? तो नाबार्ड, स्पेशली नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये संस्था है, और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये दोनों मिलकर इसका आयोजन करवा रहे हैं। 3 समिट की सीरीज है। 3rd समिट के बाद एक नेशनल लेवल पर पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया जाएगा कि भाई ग्रामीण क्षेत्र का विकास कैसे करें। पहले बातचीत की जाएगी 3 समिट में, अलग अलग अर्थ समिट है, 3 स्टेज पर बातचीत होगी, और फिर फाइनली पॉलिसी फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। उद्देश्य क्या है अर्थ समिट का? ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। उसके लिए जो जो जरूरी होगी टेक्नोलॉजी और कॉपरेटिव्स को प्रमोट भी किया जाएगा। टेक्नोलॉजीज कैसे यूज कर सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, और कैसे ग्रामीण इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा सकता है, इस पर फोकस होगा। देखिए इसका जो पहली समिट है ना, तीन सीरीज में हो रही है। ये फर्स्ट समिट नवंबर में हो चुकी है, ये हैदराबाद में हुई थी। अब दूसरी समिट हुई है गांधीनगर में, और तीसरी समिट होगी नई दिल्ली में। अभी डेट डिसाइड नहीं की गई है,
पर यह नई दिल्ली में होगी। और यहीं पर सहकार सारथी इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया, सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, कोऑपरेटिव को बढ़ावा देने के लिए, है ना। तो यह भी अभी सहकार सारथी इनिशिएटिव 5 दिसंबर को ही अर्थ समिट में लॉन्च किया गया अमित शाह के द्वारा। क्लियर। 8 दिसंबर के हमारे सभी करंट अफेयर यहां पर हमने डिस्कस कर लिए। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। देखें, सिपरी टॉप 100 ग्लोबल आर्म्स प्रोड्यूसिंग कंपनी 2024 के लिस्ट में भारत की कौन सी कंपनी सबसे हाई रैंक पर रही है? तो यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, जो कि रही है किस स्थान पर इस लिस्ट में? 44 नंबर पर। 44 रैंक मिली है इंडिया की इस कंपनी को। सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 किस अधिनियम में संशोधन करेगा? तो यह संशोधन करेगा सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 में। हाल ही में फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किसने किया है? किसने किया है? डीआरडीओ ने। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? कालिकेश सिंह देव को। भारत में सिविल एविएशन सेक्टर को कौन रेगुलेट करती है? डीजीसीए करती है। भारत ने हाल ही में रिलॉस एग्रीमेंट किस देश के साथ साइन किया है? तो यह है रशिया। उधोली त्योहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो किरात कम्युनिटी इस त्योहार को मनाती है। स्वराज कौशल का हाल ही में निधन हो गया। स्वराज कौशल किस राज्य के गवर्नर रह चुके हैं? तो ये मिजोरम के गवर्नर रह चुके हैं। आरबीआई ने रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट से कम किया है। अब रेपो रेट कितनी है? तो 5.25% है रेपो रेट। और वर्ल्ड सॉइल डे 2025 की थीम क्या है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सॉइल डे। हेल्दी सॉइल्स फॉर हेल्दी सिटीज, यह थीम रखी गई है वर्ल्ड सॉइल डे की। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के रिवाइज हो जाते हैं हमारे। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 80वें सत्र का अध्यक्ष अन्नालेना बैरबॉक को नियुक्त किया गया था। G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन इस साल हुआ था कनाडा में। और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में इंडिया को 131वीं रैंक पर रखा गया था। ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। पहला क्वेश्चन है, किस लेखक को हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? 2024 का अवार्ड है, 2025 में दिए गए, ठीक है ना। तो 2024 के आधार पर दिए जाते हैं अगले साल। तो हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी अवार्ड 2024। भारत का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर किस राज्य में मंजूर किया गया? और सिमोना हालेप किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? ये तीनों क्वेश्चन को आराम से नोट कीजिए, पॉज करके देख लीजिए और आंसर जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा एआई कोर्स की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है नीचे, वहां पर क्लिक करके डायरेक्ट आप उसे अवेल कर सकते हैं। एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिएगा, काफी सारे फ्री कोर्सेस आपको वहां पर मिल जाएंगे। एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेस आपके एग्जाम के लिए आपको वहां पर देखने को मिलेंगे और काफी सारी फ्री पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल जाएगी। तो एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए, क्रेजी जी के ट्रिक को। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।